नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। अपना जी सर। इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मेरा नाम विजय कुमार अगर है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले का रहने वाला हूँ। अभी पटवारी के पद पर काम कर रहा हूँ और मेरी अभिरुचि वॉलीबॉल खेलना पसंद कहाँ पे कार्यरत हैं आप? का पसंद तहसील चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, आपका इंटरव्यू कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए मैं एडी सर की तरफ मूव करूँ। यस सर, ऑन टू यू। एक आवाज नहीं हो रही है। विजय जी कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया हूँ। अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं? जी सर, मैं कपासन तहसील चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूँ अभी। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बताइए। जी सर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है? जी सर, किया है। किस में करी है? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने बताया आपका सब्जेक्ट रहा है। जी सर। अभी याद है या फिर सब भूल गए? अभी तो लगभग सारा विलुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास कर सकता हूँ। अखबार कौन सा पढ़ते हैं आप? दैनिक भास्कर। मुख्य संपादक कौन है दैनिक भास्कर के? दैनिक भास्कर का मालूम नहीं सर, जानकारी नहीं। आज की हेडलाइन बताइए दैनिक भास्कर की। आज की हेडलाइन उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, वो परीक्षा कराने को लेकर फाइनल ईयर की। क्या निर्णय रहा? क्या विवाद है? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 30 सितंबर से पूर्व परीक्षा करा जाना चाहिए और बिल्कुल फाइनल ईयर की परीक्षा के बिना किसी का परिणाम जारी नहीं किया जा सकता है और कराना चाहिए। कौन सी परीक्षाओं को लेकर विवाद था ये? ये जो भी अपने अकादमिक परीक्षा है जिसमें कॉलेज स्त्री हैं उनके बारे में। फ्रंट पेज पे टॉप 5 कंट्रीज आती हैं जहां पे कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्रमांक से बताइए कि टॉप 5 कंट्रीज के नाम क्या हैं। अमेरिका है, जिसमें अब इंडिया भी आ गया है। अमेरिका, इंडिया, इटली है। 3 नाम तो है क्लियर। क्या आपको लगता है आप सही जवाब दे रहे हैं? जी जी सर। प्रश्न मैंने कुछ और पूछा था। प्लीज आप ट्राई टू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली। प्रश्न मैंने ये पूछा था, क्रमांक से बताइए। जी सर। एनीवेज, रफाल डील के बारे में कुछ आइडिया है आपको? किसके बारे में सर? हाल ही में भारत ने रफाल विमान खरीदे हैं। वो कौन जी से सर। देश जी कौन सी कंपनी से खरीदे और भारत में कौन सी कंपनी है जो उसके साथ डील कर रही है? जी सर, वो फ्रांस की कंपनी के द्वारा, डेस्टो कंपनी द्वारा उससे खरीदे गए हैं, भारत के द्वारा। फ्रांस की कंपनी डेस्टो। कंपनियों के नाम क्या हैं? डेस्टो एविएशन है सर, फ्रांस की, उससे खरीदा गया है। और भारत की? भारत की जानकारी नहीं सर, सॉरी। क्या भारत में और भी लड़ाकू विमान हैं? जी सर, है। कौन से हैं? मिग है, जिसमें मिग मिग कौन सा? मिग 27 होना चाहिए। और बस इतनी जानकारी, इतनी है सर। तेजस का नाम सुना है आपने? जी सर, सुना है। LCA तेजस बोलते हैं। LCA का क्या मतलब है? जी सर, जानकारी नहीं, सॉरी। ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं आप? तो डेली का जो भी न्यूज़पेपर में आता है उस हिसाब से पढ़ता रहता हूँ।
लेकिन याद नहीं रह पाता है। जी सर, ये बात तो है, आजकल काम बहुत है सर, इसलिए टाइम नहीं मिलता ना। क्या काम है, इतना क्या काम आया है आपको? सर अभी तो पटवारी के काम तो बहुत ज्यादा है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी हमारे गांव में भी फैलने लगा है, तो तीन तीन सर्कल मैंने संभाल रखे हैं, जैसे तीन पटवार सर्कल के, तो उसमें तो 20-22 गांव आते, तो उन सभी को, उन लोगों का काम भी करना पड़ता है और समय समय पर सूचना देना पड़ता है। तो बिल्कुल पूरा दिन उसी में बिजी रहना पड़ता है, और कहीं पर सर्वे करना है, कोई बाहर से आया तो उसको क्वारंटाइन करना है, तो उसके बारे में पूरी टीम बना के जाना पड़ता है साथ में। अच्छा, जी सर। चलिए फिर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप अपनी दो कमियां बताइए। जी सर, एक तो सर मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो उसके बारे में मैं सर्च नहीं हो पाता हूँ, कम समझता हूँ बिल्कुल। और दूसरी है कि मैं लोगों पर जल्दी बिलीव कर लेता हूँ, विश्वास जल्दी कर लेता हूँ किसी की बात। उससे आपको कभी हानि हुई है जीवन में? बिल्कुल, हानि तो होती है, हुई भी है। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे अब हम साथ में रहते थे, हमारे दोस्त थे, तो हम किसी के, अभी जैसे मैं नौकरी में आया हूँ, तो अभी किसी दोस्त था टच में था, तो उसने मेरे को बोला कि आप कुछ मुझे पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, मैं बिल्कुल दे दूंगा, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मली लेकर ट्रांसफर भी कर दिया, बिल्कुल उस आदमी ने अभी तक चुकाया नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी विश्वास कर लिया उसको, उसका खाना जब भुगतना भी पड़ा है मुझे। और इंग्लिश नहीं आई, इसका कोई हानि हुई इंग्लिश का आपको? तो जी हानि तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी कम आता है इसमें। क्या आपको अपनी मातृभाषा पे गर्व नहीं है? जी सर, है बिल्कुल। तो फिर इंग्लिश नहीं आना एक कमी के रूप में क्यों देखते हैं आप? और सर की बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, तो क्या पता, फिर कहीं न कहीं तो कमी निकलेगी इसकी। अभी आप चित्तौड़गढ़ पोस्टेड राइट, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जिस समय मैं प्रॉपर कपासन तहसील का रहने वाला हूँ, और वहीं मेरी पोस्टिंग है। तो आपको तो काफी फायदा मिला होगा। जी सर, फायदा तो मिलता ही है लोकल होने का। क्या फायदा मिला और क्या नुकसान है? फायदा तो ये सर कि बिल्कुल कि डेली घर पे आ जा सकते हैं, कभी क्यों है, और अब खाना भी कहीं घर पे एडजस्ट हो जाता है। बाकी बाहर के रहने वाले होते तो खुद खाना बनाओ या फैमिली को एडजस्ट करो, सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जमीनों के बारे में जानकारी अच्छी हो गई हो क्या, आसपास की पहले भी होगी? बिल्कुल सर। तो कुछ खरीदने का सोचा आपने? जी, खरीदने का तो सोचा है ही, सोच और रखा है अभी तक दिमाग में। कुछ खरीदी? कितने साल हो गए आपको सर्विस करते हुए? 3 साल हो गए तकरीबन। तो कोई जमीन खरीदी है आसपास? अभी बात चल रही है, अभी तो खरीद नहीं, अभी 15-20 दिन पहले ही बात हुई थी हमारी जमीन को लेकर, कहीं प्लॉट को लेकर अभी बात क्यों वही चल रही है। जमीनों के जो भाव होते हैं, जैसे आप कौन सी जमीन लेने वाले हैं? मैं तो बिल्कुल ये प्लॉट के लिए लेना चाहता हूँ, मकान बनाने के लिए, आबादी है वाली। रेजिडेंशियल जमीन, एग्रीकल्चर जमीन और कमर्शियल इंडस्ट्रियल जमीन, जी सर। ये कैसे और कौन तय करता है? जी सर, इसकी पावर तहसीलदार जी को होती है और एसडीएम सर को होती है। अगर किसी के पास कोई एग्रीकल्चर जमीन है, बिल्कुल अगर वो उसको अपने आवास के रूप में प्रयोग करना चाहता है, तो उसे आबादी में कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। अगर वो कहीं यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है या कोई बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक तो है, ये। मैं लास्ट में एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप एसडीएम है चित्तौड़गढ़ के, जी आप सर। एसडीएम रेजिडेंस में फंस गए हैं, बाढ़ग्रस्त हालात हैं जैसे आजकल चल रहे हैं, जी जी। तो आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं, इतने में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि स्कूल बस है एक, उसके अंदर स्कूल के बच्चे हैं, वो पानी में फंस गए, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दूसरी जगह हाईवे है, वहां पर ग्रामीण लोग ऊपर आ गए हैं, हाईवे के ऊपर आ गए हैं। निचली जगह जहां पर है वहां पे पानी भरता जा रहा है, उनके घर वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम जो है वो जी हाईवे पे फंस गई है, पेड़ वेड़ गिर गए हैं, तो वो भी आ नहीं पा रहे हैं, घटनास्थल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं।
इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? प्लान ऑफ एक्शन बताइए अपना। यदि मैं भी फंसा हुआ हूँ तब, है ना, जी। तो मुझे लगता है कि जो रेस्क्यू टीम जैसे फंस गई है, ऑलरेडी 3 टीम है अपने पास और 3 टीम में भी फंस चुकी है, तो मैं दूसरी किसी टीम से संपर्क करूंगा और उनके माध्यम से समस्या से निस्तारण पाने का प्रयास करेंगे और अपने जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है उनसे कांटेक्ट करेंगे और मौके की स्थिति पता करेंगे कि वाकई क्या स्थिति वहाँ की है, और बाहर से किसी और भी मदद चाहिए तो बात करके मदद प्राप्त करेंगे किसी अन्य एजेंसी से। कौन सी एजेंसी से? जैसे हमारे पास कोई एनडीआरएफ से बात करेंगे हम कि हमारी बिल्कुल यहाँ पे स्थिति बिगड़ चुकी है तो जरूरत है हमें। एनडीआरएफ भी तो शायद उसी रास्ते से आएगी जिस रास्ते से रेस्क्यू रिलीफ टीम पहुंच रही है। लेकिन अगर कोई ज्यादा आपातकालीन स्थिति है तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू किया जा सकता है, तो उसका भी फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए मैं आपको पीएस मैम की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ। मैम ओवर टू यू। नमस्कार विजय जी। ठीक, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप मुझे एमपीलेट स्कीम के बारे में बताइए। एमपीलेट्स मैम ये सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि होती है जो किसी सांसद को प्राप्त होता है केंद्र सरकार के माध्यम से, तो वो अपने एरिया में जो भी प्राप्त होता है उसका हिस्सा अपने क्षेत्र में विकास के लिए दान लगाते हैं। अभी इसमें क्या चेंज हुए हैं? जी मैम, अभी कुछ समय के लिए शायद इसे किया गया, इसको लंबित किया गया, अभी देने का नहीं। अभी कोरोना वायरस के चलते हुए सरकार ने निर्णय लिया शायद कि अभी दिया नहीं जाएगा सांसदों को। जानकारी ज्यादा जमींदारी नहीं है। सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम मैम प्राचीन समय में रियासत शासन चलता था। उस समय होता था कि जमीन, किसी जमीन होती थी उस पर जमींदारों का अस्तित्व रहता था और वही उनका राजस्व और कर वसूली किया करते थे, लेकिन वर्तमान में पूर्ण व्यवस्था चेंज हो चुकी है। ओके। आर्टिकल 370 था जो अनुच्छेद 370। जी जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा, पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? जी मैम, इसकी जानकारी नहीं, सॉरी। ओके। 370 के बाद क्या चेंजेस हुए कश्मीर के अंदर? मैम 370 की धारा हटाने के बाद में एक तो वहाँ पर बाकी अदर स्टेट के जो लोग हैं वो वहाँ पर निवास भी करने लगे हैं, अपना बिजनेस स्थापित करने लगे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो वहाँ की जो महिला है जो अन्य दूसरे व्यक्ति से शादी करी दूसरे राज्यों वाले से, तो उनको भी अपनी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार के कानून हैं वह भी वहाँ पर लागू होने लगे हैं और वहाँ पे एक शांति व्यवस्था स्थापित होने में कायम हो रही है अभी, मुझे लगता है। 1757 की वॉर के बाद, प्लासी वॉर के बाद क्या चेंजेस हुए थे इंडिया के अंदर? 1757 के जब युद्ध हुआ था तो उस समय एक हिसाब से अंग्रेजों का एक पैर जम गया था भारत की जमीन पर, क्योंकि उन्हें एक प्राथमिक विजय प्राप्त हुई थी। तो उनमें एक मनोबल बढ़ा कि बिल्कुल हम राजपूत वर्ग है या जो भी यहाँ के शासन करता है उन पर हम अपनी एक पुराना सिस्टम से चले तो हम उन पर दाग जमा सकते हैं और शासन स्थापित कर सकते हैं। और वही अक्सर आगे देखने को मिला जो 1764-72 के बाद में आया और आगे। अंग्रेज भारत कब आए थे? अंग्रेज 1600 ईस्वी तक आए थे, 1600 ईस्वी में। ओके। औरंगजेब को कट्टर शासक क्यों बोला जाता था? औरंगजेब को कट्टर शासक, जी। जी मैम, वह अपने धर्म के प्रति बिल्कुल अडिग था। वह हमेशा अपने धर्म का ही बखान करता रहता था और हमेशा उसको ही बढ़ावा दिया करता था और उसके लिए उसने हमेशा दूसरे धर्मों का विरोध भी किया है। जैसे कि हमें हिंदू धर्म है वो इसके मंदिर थे उनको तोड़वाए हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसलिए उन्हें कट्टर शासक ओके। कहा जाता है।
1947 का जो पार्टीशन हुआ था, जी क्या उसको रोका जा सकता था? जी, रोका एक हिसाब से रोका तो जा सकता था, लेकिन समय के हिसाब से मुझे लगता है कि सही हुआ जो भी। सही कैसे, किस संदर्भ में बोलते हैं कि अब सही हुआ? जी मैम, उस समय जो मुस्लिम लीग थी वह अपना हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कर रही थी विधानमंडल में, तो अगर उनको उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता था तो शायद या रोका भी जा सकता था। लेकिन जो आज के हिसाब से देखा जाए कि उनको अगर अलग से उनका देश बना दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा ही हुआ है, बाकी एक अव्यवस्था फैलती, जहाँ तक मेरा मानना है। अलग अलग देश जो पाकिस्तान, वो पंजाब की जो खालिस्तान को लेकर मांग ली जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी सही है? अब इस अभी ये सही नहीं है मैम। ओके ओके विजय जी, मैं आपको नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव कर रही हूँ। जी जी ओके, थैंक यू। हेलो विजय जी, कैसे हो आप? जी सर, बढ़िया। विजय जी, चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ बताइए आप। जी सर, चित्तौड़गढ़ अपने ऐतिहासिक रूप में भी बहुत प्रसिद्ध रहा है, और इतिहास में हम चित्तौड़गढ़ के में इतिहास में जितनी भी हम वीरत्व की कहानियां अगर पढ़ेंगे तो उसमें चित्तौड़गढ़ का नाम मिलना स्वाभाविक है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर पुरुषों ने अपनी आन बान शान के लिए केसरिया किया है, तो वहीं पर महिलाओं ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया है। और चित्तौड़गढ़ में अनेक पर्यटन स्थल हैं, बिल्कुल दर्शनीय स्थल हैं, अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। चित्तौड़गढ़ वर्तमान की जो चित्तौड़गढ़ की राजनीतिक अवस्थिति है वो क्या है? जी सर, चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें अभी पर 3 तो कांग्रेस के हैं और 2 बीजेपी के हैं। वर्तमान में बिल्कुल सामंजस्य स्थापित है। ठीक है, आपके चित्तौड़गढ़ से एमपी कौन है? सीपी जी जोशी सर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रियम्बल जी को अपने शब्दों में बोलकर बताइए। जी सर, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए एतद द्वारा संकल्पित होकर के आज दिनांक नीति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत। ठीक है, अभी आपने इसमें पंथ निरपेक्षता एक शब्द यूज किया है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता में क्या अंतर है? जी सर, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य सामान्य तात्पर्य है कि कोई भी राज्य होगा वह अपना कोई विशेष धर्म पर फोकस नहीं करेगा, बिल्कुल उसके सामने सभी धर्म समान होने चाहिए। जबकि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य होता है कि इसका बड़ा रूप हो जाता है, जो कि पश्चिमी देशों में प्रारंभ में यूज किया जाता था, लेकिन भारत में मुझे लगता है कि अभी दोनों का एक सिमिलरली। तो भारत के संविधान निर्माता धर्म निरपेक्ष शब्द यूज ना करके पंथ निरपेक्ष शब्द ही क्यों यूज किया है संविधान में? जी जी सर, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं। ठीक है, आप ये बताइए कि भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों वाला है। मौलिक अधिकार वाला। जी, और भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो इंपॉर्टेंट प्रस्तावना है या फिर फंडामेंटल राइट्स है? जी सर, वैसे तो प्रस्तावना है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मौलिक अधिकार भी कहीं न कहीं अच्छा रोल अदा करते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है?
जी सर, माननीय शरद अरविंद बोबडे सर। ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? श्रीमान HL दत्तू सर होंगे। दत्तू। ठीक है। जी। तो आप ये बताइए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और हटा कौन सकता है? हटाने वाला बिल्कुल राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। ठीक है। राजस्व न्यायालय के क्या क्या कार्य होते हैं? जी सर, राजस्व न्यायालय जितने भी जमीन जायदाद से जुड़े विवाद होते हैं, मुकदमे होते हैं, इजराय होते हैं, उनके बारे में निस्तारण करते हैं। चाहे वो किसी के खातेदारी अधिकारों को लेकर के हो सकता है, या किसी का कोई हिस्सेदारी का हो सकता है उसमें, या किसी का कोई किस्म परिवर्तन का हो सकता है, कन्वर्जन का हो सकता है, मतलब जमीन से जुड़े जितने भी हो सकते हैं वो रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय कौन सा है? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। अजमेर है। ठीक है। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय जिसमें सर जैसे कि पूर्व में कोई भी निर्णय हो चुका है तो उसका जो रिकॉर्ड होता है अभिलेखों को संधारित किया जाता है, तो उन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? जी सर, इन दोनों में से कौन सा धर्म अच्छा है, ज्यादा अच्छा है? वैसे बौद्ध धर्म अच्छा है सर। बौद्ध धर्म ज्यादा अच्छा है। जी सर। तो अगर बौद्ध धर्म ज्यादा अच्छा है तो फिर क्या वजह है कि भारत में आज जैन धर्म तो भारत में है और बौद्ध धर्म एक विदेशी धर्म बन चुका है और भारत से पलायन कर गया? क्या वजह है? जी सर, बौद्ध धर्म के बाद में इसको इनका अनुसरण करने वाले मिले नहीं, इस कारण से आज ये विदेशों की ओर बढ़ चुका है। और अगर इसमें कोई अच्छा ही है तो आज विदेशी अन्य देशों के द्वारा भी इसे स्वीकार कर रखा है, तो इसमें कोई अच्छा ही तभी कर रखा है। लेकिन भारत में आज हिंदुत्व का परचम है, और इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी है जैसे सिख है, ईसाई है, जैन है, इनका भी बोलबाला रहा है, तो इस कारण से बौद्ध धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया। ठीक है। अपने जैसे IQ होता है वैसे EQ होता है, तो IQ और EQ में ज्यादा बेहतर कौन सा है? PQ बेहतर है सर। PQ या IQ? EQ सर, इमोशनल क्वेश्चन जो समयगात्मक होता है। ठीक है। तो आप ये क्यों ज्यादा अच्छा है IQ से? जी सर, इसमें हम जो भी कोई स्थिति है, ये स्थिति पर हमें सोचने को मजबूर करता है कि हम हर समय जो भी निर्णय है हम बिल्कुल अपने समय के आधार पर बिल्कुल सोच समझ करके निर्णय करें। तो इसका प्रशासन में आप EQ का उपयोग कैसे करोगे? जैसे कि सर मैं किसी क्षेत्र का एक अधिकारी हूँ, तो जैसे वहाँ पर कोई लोग आते हैं मेरे पास कोई समस्या को लेकर के, तो मैं बिल्कुल आराम से उनकी समस्याएं सुनूंगा और उन्हें बिल्कुल सांत्वना दूंगा कि उनका काम किस प्रकार से होगा, कब तक हो जाएगा। तो बिल्कुल एक जुड़ाव रखे, भावनात्मक जुड़ाव रखे, उनको संतुष्टि प्रदान करूंगा, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कारगर सिद्ध हो पाएगा। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? जी सर, इसमें ये वाटर बॉडीज, पानी में जितनी भी संपदा है उनको लेकर के हाँ। संबंधित है इकोनॉमी। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? जी सर, इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है विजय जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे, आप नेतृत्व को एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे? जी सर, मेरा नेतृत्व से मेरा अभिप्राय यह है कि जैसे कि जो नेतृत्व करता है उसमें सोचने की क्षमता अच्छी हो। इसके अलावा जो अपने अधीनस्थ हैं, जो उसके पीछे अनुसरण करने वाले हैं, उन सभी को एक साथ में रख के चल सके, बिल्कुल उनमें एक सामंजस्य स्थापित कर सके और अपने जो गोल है उसको पाने में
सक्सेस रहे। मुझे लगता है कि नेतृत्व वही सही अर्थों में वही है। ठीक है विजय जी, थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव करता हूँ। एम के सर। विजय जी कैसे हैं आप? जी सर बढ़िया। विजय जी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? जी सर कप्पासन तहसील चित्तौड़गढ़ में। राजस्व की सबसे उच्चतम इकाई कौन सी है? राजस्व की रेवेन्यू बोर्ड है अजमेर। रेवेन्यू बोर्ड। जी और पटवारी को क्या कहते हैं राजस्व में न्यूनतम इकाई? जी ठीक है, पूरा पद सोपान बताइए आप। जी सर हम नीचे से बात करते तो पटवारी होता है, इसके बाद में गिरदावर होते हैं जिसे भू अभिलेख निरीक्षक भी कहा जाता है, इसके बाद नायब तहसीलदार होते हैं, इसके बाद तहसीलदार, फिर एसडीएम होते हैं, फिर अतिरिक्त एडीएम होते हैं, फिर डीएम होते हैं, फिर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होते हैं, फिर संभागीय आयुक्त, इसके बाद रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। कौन है आपके संभागीय आयुक्त कौन है? हमारे संभागीय आयुक्त उदयपुर के सर, जी सर नाम मालूम नहीं। अच्छा, और आपके जिले के कलेक्टर कौन है? श्रीमान के शर्मा महोदय। क्या आईएएस ऑफिसर हैं कि आरएएस अधिकारी हैं, सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं? ये सीनियर आरएएस ऑफिसर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की कृषि के बारे में बताइए कुछ। जी सर चित्तौड़गढ़, हम सर चित्तौड़गढ़ की जो अवस्थित है उसके आधार पर चित्तौड़गढ़ में कुछ अरावली का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से अरावली के दक्षिणी भाग में यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी हिस्सा जो कि विंध्यन पर्वतमाला है उसके संक्रमण में आती है, तो लाल पीली मृदा होने के कारण से एक यहाँ पर एग्री जो मक्की की फसल होती है वो अच्छी होती है, जबकि इसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो हाड़ौती एरिया से संक्रमित है वहां पर काली मृदा का हिस्सा पाया जाता है, तो उसमें अफीम की अच्छी पैदावार होती है। ये सब चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, आपने बताया अफीम की अच्छी पैदावार होती है, तो आप बता सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन कितना टन है, या जो भी इकाई आप जानते हैं, और राजस्व से भी जुड़े हुए हैं? जी सर ये इन आंकड़ों के बारे में जानकारी। अच्छा, चित्तौड़गढ़ में उत्पादित होने वाली अफीम अफगानिस्तान में उत्पादित होने वाली अफीम से कैसे अलग है? दोनों में क्या अंतर है? जी सॉरी सर। अफीम का एंड यूजर कौन होता है? जी सर अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता। जी सर अफीम का यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है, तो मुझे लगता है कि जो रोगी वगैरह है उनके लिए यूज आएगा अंतिम रूप से। मेडिसिन में कैसे यूज किया जाता है अफीम का? अफीम के साथ बिल्कुल उनको मिश्रित करके इनके डोज बनाए जाते हैं, हालांकि इसका ये अलग यूज भी हो सकता है, लेकिन मेडिसिन में अलग अलग तरीके से होता है सर। मेडिसिन में एक वर्ड यूज किया जाता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या उसमें से अफीम एक उसको मान सकते हैं हम? क्या अफीम एक एपीआई है? जी सर नहीं है, एपीआई नहीं है। नहीं जी। इंडिया में किसी एक कंपनी का नाम बताइए जो एपीआई बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। सॉरी सर। ये बताइए कि चित्तौड़गढ़ की, चूंकि आपने भूगोल भी पढ़ा है, तो चित्तौड़गढ़ में जो जलवायु कंडीशंस हैं, सेम जलवायु कंडीशंस अफ्रीका में कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। मुझे लगता है कि अफ्रीका में जो अपने उसके दक्षिणी राज्य हैं, तंजानिया वगैरह है, इस क्षेत्र में मिल सकती है सेम जलवायु स्थिति। और नाम बताइए तंजानिया के अलावा। बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल सर बहुत लंबा समय हो गया, इसके बारे में पढ़ नहीं पाए, इसलिए जानकारी का अभाव है। कोई बात नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका की हॉर्न कंट्रीज किसे कहते हैं? हॉर्न कंट्रीज
कौन सा पार्ट हॉर्न किधर हाँ है अफ्रीका का? जी सर, अफ्रीका का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसमें 3 देश आते हैं, सोमालिया है, जिबूती है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है लेकिन इनको कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। उत्तरी रोडेशिया और साउथ रोडेशिया, नॉर्थ रोडेशिया और साउथ रोडेशिया के वर्तमान में क्या नाम है? जी सॉरी सर, जानकारी नहीं है इसके बारे में। जिम्बाब्वे के बारे में नहीं सुना आपने? जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जी सुनना तो है। भूमध्य सागर में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं? सॉरी सर, बहुत सर लंबे समय से सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया हूँ। ये तो जीएस की ये भी क्या, प्रिपरेशन आपने आरएस की प्रिपरेशन की है, आप प्रीलिम्स एंड मेंस, उसमें ये सिंपल जीएस की क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ज्योग्राफी का तो मैंने पूछा ही नहीं है आपसे। नहीं बिल्कुल सर पूछ रहे हो, लेकिन विगत 1 वर्ष से ये मान लो कि आप बिल्कुल इतना बिजी शेड्यूल चला है, क्योंकि पुराना पेंडिंग वर्क था उसको भी मैंने पूरा किया, क्योंकि बीच में एग्जाम के टाइम मैंने छुट्टी ले ली थी, तो फिर उसको काम निपटाना भी था अभी इस हिसाब से। बाकी मैंने सब्जेक्ट को इतना पकड़नी, अब पढ़ाई करनी है उसके बारे में। ठीक है, फिर मैं हाल बाकी भी फिलहाल में बेसिक जो बेसिक। चीजें चल रही है वो पूछता हूँ आपसे। पारासेल आइलैंड कहाँ स्थित है और ये क्यों विवादित है? पारासेल बिल्कुल जी सर, ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है, और इस पर अभी वियतनाम और चाइना को कब्जे को लेकर के विवादित रहा है। चाइना ने यहाँ पे अपने 9 डेज लाइन को अभी प्रदर्शित किया है, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी चाइना को अभी उस निर्णय को, चाइना के जो था उसके खिलाफ निर्णय दिया है कि 9 डेज लाइन यहाँ नहीं है, जबकि चाइना अभी भी अपने जो दावा है उस पर बरकरार रहा है, और अभी भी विवादित बयान आते रहे हैं उस पर। आप पारासेल आइलैंड को कौन सी कंट्री का समझते हैं? मुझे लगता है सर, यदि पुराने समय से अगर वियतनाम के नजदीक है, उनका कब्जा रहा है, तो उन्हीं का होना चाहिए। वियतनाम की राजधानी क्या है? सर हनोई। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनको हम जो एशिया के कौन से पार्ट में रखेंगे? एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आएंगे। ठीक है, आप ये बताइए कि फ्लैग होइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग, झंडा रोहण और झंडा फहराना, इन दोनों में क्या अंतर जी है? जी, आपके कलेक्टर साहब ने आपके कलेक्टर परिसर में भी 15 अगस्त को इन दोनों में से कौन सी रीति निभाई है? ध्वजारोहण किया कि झंडा झंडा फहराया? झंडा रोहण किया, ध्वज रोहण किया। अच्छा, झंडा भी फहराया जाता है कभी? मुझे लगता है कि ध्वजारोहण होगा तो उसके बाद फहराएगा ही झंडा, तो ध्वज। ठीक है। जी जी, ओके, 26 जनवरी को क्या किया जाता है? ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, आप देखना 26 जनवरी को क्या किया जाता है और 15 अगस्त को क्या किया जाता है। जी जी सर, अब की बार अच्छे से देखूंगा मैं। ठीक है, ओके। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी क्या अपने भाषण में क्या 4-5 मुख्य बिंदु बताए थे लाल किले से? जानकारी नहीं सर, सॉरी। पोस्ट कोरोना में हम देख रहे हैं, पोस्ट कोरोना टाइम में कि इंडियन इकोनॉमी जो है स्लो डाउन की ओर जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञ चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन भी आ सकता है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और इकोनॉमिक रिसेशन में डिफरेंशिएट किस फैक्टर के थ्रू करते हैं हम लोग? जी सर, एक तो अभी जो माल है उसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उद्योग भी बहुत धीमे पड़े हैं। तो किसी जो भारत के द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है उनका निर्यात करते हैं, तो वो भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल धीमी गति। दोनों में डिफरेंस क्या है? किस किस में सर? आर्थिक मंदी में और आर्थिक सुस्ती में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं।
इससे पहले आर्थिक मंदी कब आई थी? 2008-9 के अंदर आई थी सर। क्या कारण था उसका? वो सेल्समैन ब्रदर थे, उनका वो दिवालिया होने के कारण से। क्यों दिवालिया हो गया था लेमन ब्रदर्स? ये तो इतना डिटेल में नहीं पड़ा सर। क्या उन्होंने लोन्स ऐसे लोगों को दे दिए थे जिनको सब प्राइम लेंडिंग बोलते हैं, जिनके सिविल स्कोर्स अच्छे नहीं थे, लोन का रिपेमेंट जी नहीं हो सर, पाया? जी सर, ये भी हो सकता है। ठीक है। हॉबी क्या है आपकी? वॉलीबॉल खेलना पसंद है सर। वॉलीबॉल जब खेला जाता है तो उसमें कौन सी पोजीशन को की पोजीशन बोलते हैं? की पोजीशन की तो मैं तो सर बिल्कुल हाँ, मतलब बोलिए बोलिए। लिबरो में खेल। हाँ, बताइए। की पोजीशन का सर जानकारी नहीं है। आप कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? मैं सर सेंटर में लिबरो की जगह खेलता हूँ। ठीक है विजय जी, आपका इंटरव्यू। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं, टाइम कम है। आप ये बताइए कि आपको आरएस के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाए? लास्ट वन। जी सर, जी सर, जी सर, मुझे लगता है कि एक तो मेरा जो निर्णय क्षमता तो अभी आप भी अच्छी है, नेतृत्व भी मेरा अच्छा है, एक समय प्रबंधन मेरा उच्च है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि चयन किया जाए तो अच्छी बात है। ठीक है विजय जी, आपका इंटरव्यू यहाँ कंप्लीट होता है। जी सर, धन्यवाद।